तो आज का जो शेयर एनालिसिस है वो है एंजल वन लिमिटेड पे। हम लोग यहाँ पे इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और उसके बाद एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे। बट उससे पहले एक बार हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं कि एंजल वन के रिलेटेड कुछ न्यूज़ है कि नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 आवर्स अगो रूटर्स ने बताया कि इंडियाज एंजल वन फॉल आफ्टर मार्च ऑर्डर्स डिक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंजल वन जो है इसकी प्राइस में फॉल हुई है क्योंकि इसका मार्च का ऑर्डर जो है उसमें डिक्लाइन हुआ है। दूसरा एमटी न्यूज़ वाइज बताया जा रहा है कि इंडिया एंजल वन क्लॉक्स 89% जंप इन मार्च क्लाइंट एक्विजिशन शेयर्स ड्रॉप 3%। ठीक है, मतलब हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसका प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है और कहीं न कहीं यहाँ पे और ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकती है, ये कहा जा रहा है। अगर हम लोग इसका मार्केट सरप्राइज़ देखें कि इसमें क्या हुआ अर्निंग के केस में और रेवेन्यू के केस में, तो अर्निंग के केस में तो कुछ बताया नहीं जा रहा है, बट ये यहाँ से देखा जा सकता है कि स्टैंडर्ड जो था 30.47 था और रिपोर्टेड 30.25 किया गया, यानी नेगेटिव सरप्राइज़ है अर्निंग में भी और रेवेन्यू में भी। यहाँ पे लिख के ही बताया गया है कि 11.85% के हिसाब से यहाँ पे सरप्राइज़ इसका नेगेटिव है। तो न्यूज़ भी नेगेटिव और अर्निंग्स में भी यहाँ पे नेगेटिव बताया जा रहा है, बट मेरे ख्याल से ये जो अर्निंग्स का जो है, अर्निंग्स एंड रेवेन्यू का सरप्राइज़, वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सितंबर का अगर देखें तो सितंबर में फो 0.42% नेगेटिव था अर्निंग के केस में और रेवेन्यू के केस में 12.49% नेगेटिव था। बट फिर भी यहाँ पे इसका स्टॉक जो है वो अच्छा खासा भाग गया था और यहाँ पे अभी ये डाउन हुआ है जब इसका अर्निंग आया। और अब जो है इसका मेरे ख्याल से जो अर्निंग आ रहा है, नेक्स्ट अर्निंग जो आएगा इसका और रिपोर्ट जो आएगा वो आएगा थर्सडे 18 अप्रैल 24 में। ठीक है, तो मार्च 24 का यहाँ पे रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो अगर वेट कर सकते तो वहाँ तक वेट कर लीजिए, नहीं तो फिर जो एनालिसिस है वो हम लोग देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग पहले चलेंगे और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करेंगे। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 महीने से यहाँ पे स्टॉक फॉल हो रहा था और मार्च में जो है इसने अच्छी खासी मूव दिखाई है और एक जो बेयरिश था उसको रिजेक्ट करके ये अब जो है बुलिश की तरफ ऊपर बढ़ने के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ये बुलिश कैंडल शो करता है और यहाँ से हो सकता है कि प्राइस अभी अप जाए। बट मेरे ख्याल से मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, देख के चलते हैं तो फिर जो इसका रिजल्ट है जो मार्च 24 का आने वाला है वो एक बार देख लेते हैं और फिर वो आने के बाद हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे फिर कभी ना कभी एनालिसिस कर लेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी एनालिसिस नहीं करते हैं। हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे आप जो है यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, ठीक है? जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था, वो अभी कहीं न कहीं ब्रेक करके एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है। तो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात मैं करूँ, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आपका 2912, ठीक है? 2912 के आसपास यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे बना, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। प्राइस जो है यहाँ पे देखिए, प्राइस ठीक है, अप हुआ था लेकिन 1 हफ्ते डाउन हुआ था, फिर उसको क्रॉस करके ऊपर गया और फिर डाउन हुआ। यानी कि यहाँ पे एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना और ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये एकदम से फॉल हुआ और फॉल होने के बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर अभी डाउन गया और डाउन होने के बाद फिर से ये इसको इस लेवल को रिजेक्ट करके ऊपर जाता है और अभी कहीं न कहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे सपोर्ट इसका बन सकता है। तो कहीं न कहीं टेक्निकल एनालिसिस में वीकली टाइम फ्रेम पे ये कहा जा सकता है कि अगर ये हफ्ते ये फॉल होकर ये रिजेक्शन कैंडल देता है, कोई हैमर कैंडल बनता है या फिर बुलिश कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और वो कहाँ तक जा सकती है उसकी बात कर लेते तो पहला जो टारगेट आपका होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे वो कहीं न कहीं 3396 के हिसाब से आपका पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 3815 के हिसाब से आपका ये दूसरा टारगेट होना चाहिए। टारगेट की बात हम लोगों ने कर ली, अब इसका स्टॉप लॉस एक बार देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस कहीं न कहीं आप इसका 35 रखकर आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखे चलिए। तो ये हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे भी बात कर ली। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बट डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने से पहले अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और सबके साथ शेयर ज़रूर करिए।
कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। चलिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे कहीं न कहीं यहाँ पे सबसे पहले तो इसका मैं जो भी मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो हटा देते हैं और यहाँ पे एक साफ-सुथरा नज़र आ गया। तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने को ये दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट एरिया भी बना है, रेजिस्टेंस एरिया भी बना है, वो मैं आपको अभी शो करता हूँ, फिर हम लोग आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो इस लेवल पे, ठीक है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, उस एरिया में कई बार सपोर्ट भी लिया है और कई बार रेजिस्टेंस भी बना है। तो कहाँ पे? तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से, ठीक है, अप जा रहा था और यहाँ अप जाने के बाद यहाँ पे आके ये रिजेक्ट हुआ। यानी कि एक हिसाब से ये रेजिस्टेंस आपका हो गया और डाउन हुआ। डाउन होने के बाद फिर से अप जाता है और यहाँ पे कुछ देर तक यहाँ पे टिकता है, कुछ देर तक यहाँ पे टिकता है और उसके बाद फिर से ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे कहीं न कहीं इधर आता है, तो एक कह सकते हैं सपोर्ट यहाँ बना है और सबसे अच्छा सपोर्ट इसका इस लेवल पे बना है, जो कि पहले यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर से प्राइस मूव हुआ ऊपर, फिर नीचे आया और नीचे आके फिर से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, उठने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठ पाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर ये जाता है और कहीं न कहीं अभी इसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो आज कहीं न कहीं यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बेयरिश इन्गल्फिंग कैंडल बन चुका है। नो द कैंडल स्टिक का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपको बेयरिश इन्गल्फिंग कैंडल क्या होता है नहीं पता है तो फिर आप वो नो द कैंडल स्टिक का सीरीज़ जो पूरा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जब बनता है तो फिर माना ये जाता है कि प्राइस अभी फर्दर फॉल हो सकता है। बट यहाँ पे सिचुएशन कुछ डिफरेंट बन रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए हैं, तो हो सकता है कि प्राइस यहीं से फिर से मूव करके ऊपर चला जाए। तो अगर ऐसा केस होता है कि प्राइस यहीं से मूव करके ऊपर जाता है, यानी कि आपका जो है 3019-20 के ऊपर जाके क्लोज होता है, कोई हैमर कैंडल देता है, कोई बुलिश कैंडल देता है, तो फिर आप वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो फिर अपना टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो बात कर लेते हैं। तो पहला टारगेट आपका जो होना चाहिए, अगर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो फिर 3371 बताया जा रहा है। तो 3371 आपका पहला टारगेट होना चाहिए और दूसरा टारगेट जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कहीं न कहीं कम से कम 3823 का आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, तो स्टॉप लॉस में आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा वो कहीं न कहीं 2316 के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो हमने सारा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे। अब एक बार चलते हैं कि इसका फंडामेंटल रिजल्ट कैसा है वो देख लेते हैं, फिर लास्ट में एफआईआई डीआई डेटा में हम लोग जाएँगे। तो हम लोग आ चुके हैं स्क्रीनर पे और एंजल वन का एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। करंट प्राइस अभी 3038 का चल रहा है। हाई लो इसने 39001173 बनाया। मार्केट कैप 25522 करोड़ का है। नीचे अगर हम लोग इसका ट्रेंड अगर बात करें तो फिर ऑफकोर्स ट्रेंड अप ट्रेंड में था लेकिन फिर डाउन ट्रेंड में आया। अभी फिर अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है 1 ईयर में। 3 ईयर्स में भी अप ट्रेंड में है, 5 ईयर्स में भी अप ट्रेंड में ही जा ही रहा है। मैक्स में अगर देखें तो भी अप ट्रेंड में है। प्रोस एंड कॉन्स की अगर बात करें तो प्रोस इसका ज़्यादा है, कॉन्स इसका कम है। प्रोस में कंपनी जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि गुड क्वार्टरली रिजल्ट देगी। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है जो कि 52.2% सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर्स में है, बहुत अच्छा होता है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 3 ईयर्स में 44.1% के हिसाब से है। कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है जो कि 36.2% है और डेटर का डेज भी इम्प्रूव हुआ है जो कि 66.7 से 45.6 डेज का हो गया है। तो ओवरऑल फंडामेंटल में हम लोग यही देखते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे फंडामेंटल में दिख रहा है अपने को। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये अपनी बुक वैल्यू से 10.2 टाइम्स महंगा है। कंपनी जो है अपना इंटरेस्ट कॉस्ट हो सकता है कैपिटलाइज कर रही हो और इसका एक जो ड्रॉबैक दिख रही है वो है कि प्रमोटर अपना यहाँ पे स्टेक घटा रहे हैं जो कि 6.32% से ये लोग घटा चुके हैं ओवर द पास्ट 3 ईयर्स में। पीयर कंपैरिजन अगर किया जाए तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इसका इंडस्ट्री है और ये सेकंड रैंक पे आती है। पहला रैंक मोतीलाल ओसवाल का है और तीसरा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का है। नेक्स्ट अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर में इसका जो सेल्स था वो 1048 था और अभी दिसंबर में 1059 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 443 से 398 डिक्रीज हुआ है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 407 से 351 ये भी डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 304 से 260 ये भी डिक्रीज हुआ है। यानी क्यू ओ क्यू बेसिस पे अच्छा रिजल्ट नहीं है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट में कहा था कि इसका जो Q4 रिजल्ट आएगा, जो कि मार्च का जो रिजल्ट होगा, वो एक बार देखने को बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, कंपेयर करें, तो फिर सेल्स में सैन 49 था और अभी 1059 हो गया, ऑफकोर्स इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 324 से 398 इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 302 से 351 अगेन इंक्रीज। एनबीटी नेट प्रॉफिट जो है इसका 228 से 260 अगेन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा इसका है, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर होल्डिंग करके चलना है तो ऑफकोर्स ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे एफआईआई और डीआई की बात करें तो फिर यहाँ पे प्रोमोटर्स जो थे वो सितंबर में 38.26 थे और अभी दिसंबर में 38.23 हो गए, यानी उनका डिक्रीज हुआ है। एफआईआई 16.82 से 19.11 हो गए हैं। तो ये एक क्लू आ गया है अपने को कि ये स्टॉक कहाँ जा सकता है, यानी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे डीआईआई 10.41 से 9.32 हो गए, इन्होंने डिक्रीज किया है। पब्लिक 34.52 से 33.33 हो गए, यानी यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है। हम लोगों ने ओवरऑल यहाँ पे एंजल वन का पूरा एनालिसिस कर लिया है और एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस दोनों बता दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ध्यान रहे, मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे आप जो भी डिसीजन लेंगे खुद का लेंगे और आपका पैसा भी आपका ही है, और इसलिए आपको यहाँ पे सोच समझकर यहाँ पे डिसीजन लेना होगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करके चलना है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। किसी के टिप्स, कॉल, रिकमेंडेशन पे भरोसा तो कभी नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।